नमस्कार। आज हम आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता में फैसले, जिसे अवार्ड कहते हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि ये बनता कैसे है और ये पूरी प्रक्रिया खत्म कैसे होती है। हम आर्बिट्रेशन एक्ट के चैप्टर 6 मतलब सेक्शन 28 से 33 को थोड़ा करीब से देखेंगे। हाँ बिल्कुल। इसका मकसद यही समझना है कि जब कोई विवाद हो तो नियम कौन से लगते हैं, फैसला होता कैसे है, टाइम कितना लगता है, अवार्ड दिखता कैसा है। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है कि झगड़े को सुलझाने के लिए कानून कौन सा लगेगा, ये कैसे तय होता है? देखिए, अगर मामला पूरी तरह से घरेलू है, मतलब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, तो सीधा हिसाब है, भारतीय कानून ही लगेगा। पर अगर मामला इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का है, जिसमें कोई विदेशी पार्टी या एलिमेंट हो। हाँ बिल्कुल, तो उसमें पार्टियों को ये छूट होती है कि वो खुद चुन लें कि किस देश का कानून लागू हो। ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अच्छा, और अगर वो चुन ना पाए या सहमत ना हो तब जो आर्बिट्रेशन पैनल है, जिसे हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, वो मामले के हालात देखकर तय करता है कि कौन सा कानून सबसे सही रहेगा। इसमें एक छोटी सी तकनीकी बात है, पर जरूरी है। जब पार्टियां किसी देश का कानून चुनती हैं, तो उसका मतलब आमतौर पर उस देश के मूल कानून से होता है, न कि उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज वाले नियमों से। मतलब सीधा उस देश का सब्सटेंटिव लॉ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और क्या ये पैनल हमेशा सिर्फ कानून के दायरे में ही बंधा होता है या थोड़ी छूट होती है, मतलब इंसाफ के लिए? देखिए, आमतौर पर तो कानून और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी की शर्तों को ही देखना होता है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां खास तौर पर इजाजत दें, मतलब बिल्कुल क्लियरली कहें, हाँ, तो पैनल एक्स इक्को एड बोनो के आधार पर फैसला दे सकता है, मतलब जो उसे सही और न्याय संगत लगे। अच्छा, साम्य और सुविधा के अनुसार। हाँ, या फिर एमिएबल कंपोजिटियर की तरह, एक समझदार मध्यस्थ के तौर पर इसके लिए पार्टियों की साफ सहमति बहुत जरूरी है। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और बिजनेस में क्या चलन है, उसे तो हमेशा ध्यान में रखना ही होता है। ठीक है, तो कानून तय हो गया। अब आते हैं फैसले की प्रक्रिया पर। अगर पैनल में एक से ज्यादा सदस्य हैं तो कैसे होगा और टाइम कितना लगेगा? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, अहम तो है। देखिए, अगर पैनल में कई सदस्य हैं तो फैसला बहुमत से होता है, मेजॉरिटी से, जब तक कि पार्टियों ने आपस में कुछ और तय न किया हो। और अगर कोई प्रक्रिया से जुड़ा सवाल हो? हाँ, प्रक्रिया से जुड़े छोटे मोटे सवालों पर जो पीठासीन मध्यस्थ है, मतलब चेयरमैन, वो फैसला ले सकता है, अगर उसे ये अधिकार दिया गया हो। ठीक है, अब टाइम की बात। हाँ, टाइम, ये महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी मामलों में अवार्ड कब तक आ जाना चाहिए? जवाब है अभिवचन, यानी प्लीडिंग्स पूरे होने के 12 महीने के अंदर। 12 महीने? अच्छा, और इंटरनेशनल मामलों में? इंटरनेशनल मामलों में पूछ सुमिति है कि जल्द से जल्द हो, पर लक्ष्य वहां भी 12 महीने का ही रहता है, जहां तक संभव हो। और क्या ये 12 महीनों की अवधि बढ़ सकती है? हाँ, पार्टियां अगर सहमत हो तो आपसी सहमति से इसे 6 महीने और बढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर फिर भी अवार्ड टाइम पर नहीं आया तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट, मतलब उनका अधिकार, खत्म हो जाता है। अरे, हाँ, जब तक कि कोर्ट उसमें दखल देकर समय न बढ़ाए। अच्छा। और मजे की बात यह है कि अगर देरी ट्रिब्यूनल की वजह से हुई है तो कोर्ट उनकी फीस में कटौती का आदेश भी दे सकता है। फीस में कटौती? ये तो दिलचस्प है। हाँ, और जरूरत पड़ने पर कोर्ट मध्यस्थों को बदल भी सकता है। तो समय सीमा काफी सीरियस मामला है। आजकल सब कुछ तेजी से चाहिए होता है। क्या कोई फास्ट ट्रैक जैसा कुछ है इसमें? बिल्कुल है। धारा 29 भी इसी के बारे में है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। पार्टियां चाहें तो लिखित में सहमत होकर इसे चुन सकती हैं। इसमें क्या अलग होता है? इसमें अक्सर एक ही आर्बिट्रेटर होता है और ज्यादातर फैसला लिखित दलीलों और दस्तावेजों के आधार पर ही हो जाता है। मौखिक सुनवाई, मतलब आमने सामने बहस, तभी होती है जब या तो बहुत जरूरी लगे या फिर सभी पार्टियां अनुरोध करें। और इसमें टाइम? इसमें अवार्ड 6 महीने के अंदर देना होता है, तो ये वाकई में तेज है। अच्छा, आर्बिट्रेशन का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता है क्या, या बीच में समझौते की भी कोई गुंजाइश रहती है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पैनल का काम सिर्फ फैसला सुनाना नहीं है, वो समझौते को बढ़ावा दे सकता है, बल्कि देना चाहिए। धारा 30 इसी बारे में है। तो पैनल खुद कोशिश कर सकता है? हाँ, अगर पार्टियां राजी हों तो पैनल मध्यस्थता, मीडिएशन या सुलह, कंसिलिएशन जैसी प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर समझौता हो जाता है तो कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है। और उस समझौते का क्या होता है? बस बात खत्म?
नहीं, अगर पार्टियां चाहें तो उस समझौते को बाकायदा एक सहमति शर्तों पर मध्यस्थ निर्णय यानी आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसका स्टेटस, इसकी कानूनी अहमियत बिल्कुल किसी और अवार्ड जैसी होती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा विकल्प है। अब मान लीजिए फैसला हो गया, अवार्ड बन गया, तो उस अवार्ड में लिखा क्या क्या होना चाहिए, मतलब उसका फॉर्मेट कैसा हो? हाँ, धारा 31 इसके बारे में बताती है। पहली बात, अवार्ड लिखित होना चाहिए। दूसरी, उस पर पैनल के सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए, कम से कम बहुमत के। और सबसे जरूरी, उसमें फैसले का कारण लिखा होना चाहिए, रीजनिंग, कि पैनल इस नतीजे पर क्यों पहुंचा। हमेशा कारण देना होता है? आमतौर पर हाँ, लेकिन दो अपवाद हैं। अगर पार्टियां खुद सहमत हो कि कारण नहीं चाहिए, या फिर अगर ये वो समझौते वाला अवार्ड हो जिसकी हमने अभी बात की। अच्छा, और उसमें तारीख और आर्बिट्रेशन की जगह, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी लिखी होनी चाहिए। ठीक है। और अगर किसी को पैसे देने का आदेश हुआ है अवार्ड में, तो ब्याज वगैरह का क्या होता है? हाँ, वो भी अवार्ड का हिस्सा हो सकता है। पैनल चाहे तो अवार्ड में लिखी रकम पर ब्याज भी तय कर सकता है। ये ब्याज उस अवधि के लिए हो सकता है जब से विवाद शुरू हुआ और जब तक अवार्ड नहीं आया। और अवार्ड आने के बाद? अवार्ड की तारीख के बाद, जब तक पैसा चुकाया नहीं जाता, उस रकम पर उस समय जो ब्याज दर चल रही हैं, उससे 2% ज्यादा की दर से ब्याज लगता है, जब तक कि अवार्ड में खुद कुछ और न लिखा हो। 2% ज्यादा? एक और बड़ा मुद्दा होता है खर्चे का। वकील की फीस, पैनल का खर्चा, ये कौन उठाता है? हाँ, कॉस्ट। धारा 31A, इसका निर्धारण भी या तो ट्रिब्यूनल करता है या फिर कोर्ट। वो तय करते हैं कि खर्चा कौन देगा, कितना देगा और कब देगा। इसका कोई आम नियम है? हाँ, आम नियम तो यही है कि जो पार्टी केस हारती है वो जीतने वाली पार्टी का खर्चा देगी। कॉस्ट्स फॉलो द इवेंट कहते हैं इसे। लेकिन ट्रिब्यूनल या कोर्ट अगर चाहे तो लिखित कारण देकर कोई अलग आदेश भी दे सकता है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे पार्टियों का बर्ताव कैसा रहा पूरी प्रक्रिया के दौरान। अच्छा। क्या किसी को केस में आंशिक सफलता मिली? हाँ। या किसी पार्टी ने समझौते का कोई वाजिब प्रस्ताव दिया था जिसे दूसरी ने ठुकरा दिया? इन सब बातों पे गौर किया जाता है। समझ गई। तो अवार्ड आ गया, खर्चे तय हो गए, अब ये पूरी प्रक्रिया औपचारिक रूप से समाप्त कब मानी जाती है? प्रक्रिया समाप्त होती है या तो फाइनल अवार्ड आने पर, धारा 32, हाँ, या फिर ट्रिब्यूनल के किसी आदेश से, जैसे मान लीजिए दावेदार ने अपना दावा वापस ले लिया। हाँ। या पार्टियां खुद सहमत हो गईं कि अब इसे बंद कर देना है। हाँ। या फिर ट्रिब्यूनल को लगता है कि अब कार्रवाई जारी रखना गैर जरूरी या नामुमकिन हो गया है। ठीक है। और क्या अवार्ड आने के बाद उसमें कोई गलती ठीक हो सकती है? टाइपिंग एरर या कैलकुलेशन मिस्टेक? हाँ बिल्कुल, धारा 333 इसी के लिए है। अवार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर कोई भी पार्टी अनुरोध कर सकती है कि कोई कैलकुलेशन की गलती या कोई क्लैरिकल मतलब लिखने टाइप करने की गलती या ऐसी कोई चूक ठीक कर दी जाए। और अगर अवार्ड का कोई हिस्सा समझ ना आ रहा हो? अगर पार्टियां सहमत हों तो वो अवार्ड के किसी खास हिस्से की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन के लिए भी अनुरोध कर सकती हैं। ये भी 30 दिन में करना होता है। और ट्रिब्यूनल खुद भी अगर उसे कोई ऐसी गलती नजर आए तो 30 दिन के अंदर उसे ठीक कर सकता है। और अगर कोई ऐसा दावा था जो फाइल तो किया गया था पर पैनल उस पर फैसला देना ही भूल गया अवार्ड में, तब? उसका भी प्रावधान है। पार्टी 30 दिन के अंदर एक एडिशनल अवार्ड यानी अतिरिक्त अवार्ड का अनुरोध कर सकती है कि भाई इस दावे पर तो फैसला हुआ ही नहीं। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ ये दावा छूट गया था तो वो आमतौर पर 60 दिन के अंदर उस पर अलग से फैसला देगा। अच्छा, तो मतलब अवार्ड आने के बाद भी कुछ चीजें हो सकती हैं? हाँ, सुधार और स्पष्टीकरण के लिए गुंजाइश रखी गई है। तो हमने देखा कि आर्बिट्रेशन अवार्ड बनने और ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने का एक काफी डिटेल्ड और व्यवस्थित तरीका है। कानून कौन सा लगेगा, फैसला कैसे होगा, टाइम कितना लगेगा, फास्ट ट्रैक का ऑप्शन, समझौते की गुंजाइश, अवार्ड कैसा दिखेगा, खर्चा कौन देगा और बाद में सुधार, सब कुछ कवर किया गया है। बिल्कुल, ये पूरी संरचना इसीलिए है ताकि एक स्पष्ट, तर्कसंगत और अंतिम समाधान तक पहुंचा जा सके।